नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के सियासी मंजरनामे की इस वक्त बात करें और सूरत हाल की बात करें तो बहुत एक अनसर्टनिटी भी दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे सवालात भी हैं। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, पंजाब असम्बली की तहलील का मामला, वो तहलील का पूरा अमल जो है वो आईनी तरीके से कैसे होगा, उसके बाद जो निगरान सेटअप का अमल है उसको लेकर बहुत सारे सवालात हैं। इलेक्शन क्या केयर टेकर सेटअप बनने के बाद वक्त पर हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, उस पर बहुत सारे सवालात हैं। ऐसे इकबाल साहब का ये कहना है कि जो मर्दमशुमारी वाला मामला है वो भी एक आईनी क्राइसिस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ये बात कही थी कि नई मर्दमशुमारी के तहत जो है वो अगले इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। और क्योंकि मर्दमशुमारी इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस है मर्दमशुमारी का वो इन प्रोग्रेस है ऑलरेडी, तो क्या उसको बीच में रोक कर पुराने सेंसस के तहत इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन खुद दे सकता है। एट द सेम टाइम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील का मामला जो है उसको भी इनिशिएट करने की बात की जा रही है, और वो क्या रुख इख्तियार करेगा और किस तरीके से वो तहलील होगी वो भी टाइम इज गोइंग टू टेल। तो दो सूबों में अगर इस मुल्क में हुकूमत तहलील हो जाती है तो उसका फिर ओवरऑल मुल्क पर क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि दुनिया भर में ये होता है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वक्त में एक ही मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिनेरियो हमने पहले विटनेस नहीं किया है। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि ये क्योंकि एक फर्स्ट टाइम इवेंट है, तो क्या ये इसी तरीके से होगा कि दो सूबों में इलेक्शन अर्ली हो जाएंगे और बाकी मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे, या किसी किस्म की अर्ली इलेक्शन की तरफ, ओवरऑल इलेक्शंस की तरफ भी बात जा सकती है कि नहीं जा सकती, इस पर बात करेंगे। एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेट खबर पेशावर से दहशतगर्दी का इंसिडेंट, वहां पर थाने पर जो हमला हुआ दहशतगर्दों की तरफ से, उस पर भी बात करेंगे कि मुल्क को एक तरफ हम देख रहे हैं कि मईशत से जो जिसका सामना है, दूसरी तरफ अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो सर उठा रही है बार बार। मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलाब की वजह से अभी तक मुतासर है और अभी तक वहां पर बहुत मुश्किल से खाली रेस्क्यू और रिलीफ का अमल ही हम मुकम्मल कर सके, रिहेबिलिटेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारे चैलेंजेस को सामने रखते हुए क्या इस वक्त किसी भी तरह की इस तरह का, मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक्सपेरिमेंट का मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, इन इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान शख्सियात मौजूद है, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुश्ताक बिन हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाल चंद मलही साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो सीनियर पॉलिटिशियन है कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं मुश्ताक साहब आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ सर, इस वक्त ओवरऑल जो एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है, मैं सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रूलिंग पार्टी, क्योंकि जो कोलिशन लेड गवर्नमेंट है वो पीएमएलएन ही लीड कर रही है, इस पूरी सूरत हाल को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? वो जो एक क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, दबाव क्रिएट करने की कोशिश है ऑपोजिशन की तरफ से, क्या वो दबाव अब आप महसूस कर रहे हैं फाइनली? यशविन बहुत शुक्रिया। देखें, पीएमएलएन की तो पॉलिटिक्स बिल्कुल वाजे है, और आपको याद होगा कि पीएमएलएन जो है वो हुकूमत के लिए, ये इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं करती, बल्कि रियासत के जिस वक्त उसको उसकी इक़्तिसादी सूरत हाल बिल्कुल डामाडोल हो गई, और आपको इमरान खान के आखिरी 3-4 माह आपको याद होंगे कि पूरे मुल्क में एक मायूसी और एक यासियत सी छाई हुई थी। तो तब उस वक्त भी जिस वक्त गवर्नमेंट लेने के लिए एतमाद का प्रोसेस जारी था, पीएमएलएन के जो सफ़ों के अंदर भी ये बात ज़ेर बहस थी कि क्या इस वक्त हमें हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो महंगाई का और गलत पॉलिसियों का और एक चलते हुए एक खुशहाल पाकिस्तान को जिस तरह 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाकर एक नायल हुकूमत उसको मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पर, उसके बड़े दूररस नताइज बरामद हुए और आज भी हम उसको भुगत रहे हैं। तो उस वक्त भी वसी तर मफाद में कौम के, मुल्क के, कि हमने इसको डिफॉल्ट से बचाना है, इसकी इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना है, और इस अज़म को साथ लेकर आपको याद होगा कि मिफ्ता साहब ने जो बात, जो एक एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया था, फिर उस एग्रीमेंट को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए सिर्फ वक्ती शोहरत के लिए वो जो पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम की गई थी, इससे बड़ी वाह बात का पट्टा बैठ गया। तो आज भी हम ये समझते हैं कि पीएमएलएन उसी सियासत की पासदारी करते हुए रियासत को बचाने की कोशिश कर रही है, इसके इक़्तिसाद को बचाने की कोशिश कर रही है, और कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया जा सके, जो कि 2018 के इलेक्शन से पहले का पाकिस्तान था।
तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत हमने अदा की है, और वो महंगाई की सूरत में आज जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, और हम भी उसकी जो हिद्दत महसूस कर रहे हैं PMLN के कारकुनान। लेकिन हमने ये चीज़ें आर्जी हैं, ये हुकूमतें, ये इलेक्शन की सियासत और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए हमने ये सारी चीज़ें सोच समझ कर हमने इसको अपनाया, और PMLN इंशाअल्लाह आपको मैं पूरे यकीन और दावे से कहते हैं कि हमारी टीम लगी हुई है। और आपने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपको इतने बड़ी तादाद में बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो कमिटमेंट्स मिली हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और जिन लोगों का जो लोग खुशी से ये नडा इस वक्त जो है ना वो एक तरह से तंज भी करते हैं कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये PMLN के गले पड़ेगा, तो इंशाल्लाह उनकी ये खुशी जो है वो नहीं होगी। चलिए, जिनेवा कॉन्फ्रेंस और ये माशी मामलात पर भी मैं कमेंट लूंगी आपसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि एक पॉलिटिकल कॉस्ट दी है, उसका कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर भी आपसे आपकी राय लेती हूँ। लालचंद मल्ही साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मल्ही साहब, मैं सब अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ कि पंजाब असेंबली की तहलील, फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील, ये सारा कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग क्या अचीव कर रहे हैं इससे, या क्या अचीव कर पाएंगे? क्योंकि वो जो एक आप लोगों का मुतालबा है पूरे मुल्क में अर्ली इलेक्शंस का, उसका इंदिया तो अभी तक कहीं से आता हुआ नजर नहीं आया। हुकूमत की कोई जमात भी इस चीज को लेकर ऑन बोर्ड नहीं है। तो अर्ली जनरल इलेक्शन तो होने वाला नहीं है, तो 2 सूबों में इस वक्त ये सारा मामला करके इस माशी सूरत हाल के अंदर आपके ख्याल में आप क्या अचीव कर रहे हैं सर? यास्मीन, शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ मुझे किया है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली एक अच्छी सिमत में जा रहा था। पाकिस्तान की मुआशी हालत संभल चुकी थी, आपके फॉरेन रिजर्व्स थे वो स्टेबल थे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, आपके फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गए थे, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई थी, 55 लाख जो है लोग एम्प्लॉय हो चुके थे। ये सब कुछ हो रहा था कोविड के आने के बावजूद, और इंडिया से हमारे हालात भी खराब हो चुके थे। उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत तरक्की की तरफ गामजन थी। फिर आपने देखा कि एक साजिश हुई, उस साजिश के तहत एक मुंतखब हुकूमत को हटाया गया। उसके बाद देखा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया तो पाकिस्तान की आवाम ने सुओ मोटो नोटिस लिया, वो सड़कों पर आए और उन्होंने उस पर शदीद एहतजाज किया, और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के बयानिए को उन्होंने एंडोर्स किया। उन्होंने बाद में आपने देखा पंजाब में बाई इलेक्शंस हुए, फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब ने 8 में से 7 इलेक्शंस जीत ली। हम कश्मीर में एक लार्जेस्ट पार्टी लोकल गवर्नमेंट में जो है वो बन के उभरे। तो पाकिस्तान तहरीक के बयानिए को एक इतना ही वैसे मल्ही साहब बयानिया मकबूल है, इतनी आप लोगों की मकबूलियत है, तो थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा वक्त, थोड़े से वक्त की बात है, या तो हो ना कि कोई 10-12 साल का मामला है। लेकिन एक सवाल जरूर करना चाहती हूँ यहाँ पर, बाकी वो माशी मामलात पर जो आपने बात की वो तो मैं मंदोखेल साहब से और मुश्ताक मिनहाज साहब से कमेंट लूंगी, लेकिन सर ये जो नहीं आप बिल्कुल अपनी बात में कमल कीजिएगा, सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। आप लोग बार बार एक बात करते हैं, आप लोग कहते हैं जी अच्छी वाली हुकूमत चल रही थी, साजिश करके उस हुकूमत को हटा दिया गया। आप लोग भी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में साजिश कर रहे हैं सर, क्योंकि हम से तो कोई भी यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि जो तहलील हुई है वो गैर आईनी है, उसके और कोई भी इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, गैर आईनी नहीं है। तो अगर आप लोगों की हुकूमत हटी वो साजिश थी, तो फिर अब आप साजिश कर रहे हैं सर? यास्मीन, मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए। मैंने आपको ये पस मंजर बताना इसलिए जरूरी था कि आज हालात क्या है। आज हालात ये है, आटा जो है आपको मिल नहीं रहा, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। वो लोग बेचारे गरीब लोग जो रोजाना 500-600 की दिहाड़ी कमाते हैं, वो आटा खरीद करने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आटा कहाँ गायब हुआ है सर? आपकी हुकूमत है। पंजाब से आटा कहाँ गायब हुआ है? आपकी हुकूमत है। यास्मीन, आपको मुझे 1 मिनट जरूर देना चाहिएगा। आप जरूर मुझसे सवाल पूछे। आप जो आटा आज भी पंजाब में तीनों सूबों से अगर कम जो प्राइस पे मिल रहा है वो पंजाब में मौजूद है। आप आटे को छोड़ दे, आज जो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि हमारे रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, और पेट्रोल के रिजर्व्स जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने भी कहा है। आपके जो प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, आपके मुख्तलिफ कंपनीज बंद हो रही हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपका डॉलर गायब है, आपका ट्रेडर है जो कराची में आपने देखा वो गए हैं और बैंकों पे उन्होंने हमले किए हैं, इस डार की इस्तीफा का उन्होंने मुतालबा किया है। तो हमें
कोई हम वो वाहिद जमायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यहाँ पर तो कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हम दो सूबों की अपनी हुकूमत इसलिए कुर्बान कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो जिसको पब्लिक सपोर्ट। चले, मैंने आपकी बात तसल्ली से सुन ली सर। मैं मंदोखेल साहब के पास जाऊं उससे पहले मेरे सवाल का ब्रीफ जवाब दे दे कि जब कोई और करे आईनी तरीके से करे तो वो साजिश है, लेकिन आप करें तो आईनी तरीके से किया है तो बिल्कुल ठीक है जी, आपका राइट है। तहलील जिस तरीके से यहाँ हुई वहां पर, अगर यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, अगर पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो साजिश नहीं है सर? फिर वो भी साजिश है। देखिए पंजाब में हम नहीं कह रहे, हम ये जो पीडीएम के सारे जो जिम्मेवारान थे वो कह चुके हैं, कई बार आपके चैनल्स पे कह चुके हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तब तक जो है अप्रूव नहीं होता या कामयाब नहीं होता जब तक उसको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी इनको सपोर्ट हासिल थी, उसकी कई वजूहत थी, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। ये तो सर सवाल कर रही हूँ, पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ फिर आप लोगों को सपोर्ट हासिल थी, जिसकी भी थी उसको वो मैं उस बहस में नहीं जाती, लेकिन फिर आज आपको सपोर्ट हासिल है। देखिए पंजाब असेंबली में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, पंजाब असेंबली के जो 20 जो सीटें थी उस पे इलेक्शन हुआ, और पंजाब असेंबली में जो कुछ आज तक होता रहा है वो आपको पता है। एक तरफ ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। मैं मंदोखेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर आपने मली साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं जी सब कुछ अच्छा था, मईशत अच्छी चल रही थी, सारा कुछ आप लोगों ने साजिश किया, सारी सियासी जमातों ने साजिश करके आप लोगों ने मुल्क का ये हाल कर दिया, ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना डॉलर मिलता है। मैं तो बड़ी हैरान हो गया, मली साहब बता रहे आटा को छोड़िए, आटा को छोड़ दिए फिर क्या रह जाते हैं? सांस अगर आपने लेनी है तो हवा के बाद आपको खुराक है। आपके 80% पाकिस्तान की आबादी में इनकी हुकूमत है, सूबाई पंजाब और पख्तूनख्वा, वहाँ लोग लाइनों पे लगे आटे के लिए और इनको पड़ी इक़्तिदार की। इससे पहले सिंध 90% पानी में डूबा हुआ था सैलाब में, इनको पड़ी हुई थी जलसे जुलूस। उसका इल्जाम भी वैसे आप लोगों को लगाते हैं ना, वो कहते हैं जी स्मगलिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा तो स्मगलिंग तो इनकी सूबे से हो रही है ना, पख्तूनख्वा से, तो वो उस पर हमारा कंट्रोल है। और फिर ये जो कल थाने पे हमला हुआ, जो डीएसपी शहीद हुआ है, पुलिस वाले शहीद हुआ है, वो किसके कंट्रोल में? इनको पड़ी इक़्तिदार की। वो खुदा का खौफ का लो, रटे रटाए बातें कर रहे हो, पता कुछ नहीं, ये साजिश है। कौन सा साजिश है? आपने सही सवाल किए, जब पंजाब में आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी आपने लिए है तो किसकी साजिश थी? कुछ जापान की साजिश थी? आइन की आर्टिकल 95 सब क्लॉज 1 के तहत आपको असेंबली से उठा के बाहर फेंका गया, और फिर उसके बाद इससे पहले बीबी शहीद और शौकत अजीज साहब के खिलाफ नाकाम हुई, और यही आर्टिकल के तहत बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हुई, और फिर पंजाब में आपको अदालती स्टे के ऊपर आपको हुकूमत मिल गई हमजा शहबाज को उठा के। वहां तो साजिश आपको नजर नहीं आ रही थी। और फिर आपकी कौन सी दूध की नहरें आपकी बहा रही थी जब इतनी बड़ा जुलूस बिलावल भुट्टो जरदारी सब कराची से लेके आया था। आपने देखा ना, पूरे पंजाब से होता हुआ 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे, टेंट सिटी में थे, इनकी तरह हेलीकॉप्टर में आके नहीं नाजिल होते थे। 10 दिन 10 रात हम सड़कों पे थे। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख की लॉन्ग मार्च था, और जो कमिटमेंट हमारे थी एन अपनी कमिटमेंट के तहत हमने डी चौक पे ऐलान करके और सबमिट कर दिए अदम एतमाद की तहरीक, और हमने ख़त्म कर दिए। हमें ताने भी देने पड़े मीडिया की तरफ से, आप भाग गए। भैया हम भागे नहीं है, हमारा इनकी तरह स्टाइल नहीं है कि बैठ गए। 25 मई 2022 को कहा 6 दिन बाद आऊंगा, आज तक 6 दिन पूरे नहीं हुए। आ गए पिंडी पे यलगार करने के लिए, मैं खेलूंगा। कहां का नहीं खेला उन्होंने। मैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में मैं और आरिफ आलवी, इनका सेक्टर इंचार्ज इस्लामाबाद का, वो खेलूंगा। तो फिर आपने देखा आरिफ आलवी जब इस्लामाबाद से लाहौर चला गया इमरान खान साहब के पास, सुबह साइन करके गए और बता के गए मेरे आने तक डिस्क्लोज ना करे। बताए ना, पूछो अपने सेक्टर इंचार्ज से। और उसके बाद फिर आपके परवेज इलाही, जिसको कल तक आप डाकू समझ रहे थे, जिसको आपने कहा, उसने तो आपको शटअप कॉल दिए कि आइंदा किसी ने जनरल बाजवा के खिलाफ वो बोला मैं और मेरी पार्टी खड़ी होगी। और आपके तर्जुमानों को तो बोला इनकी औकात क्या है जनरल बाजवा के खिलाफ। लेकिन अब तो और फिर उसके बाद सुन ले अगला जुनून, उसके बाद ये कहा उनको कि ये एहसान फरामोश ना बने। इमरान खान को बोला मोहसिन कुछ ना बने, क्योंकि इस जनरल बाजवा ने आपकी IMF डील कराई, आपको सीपेक का कराया, आपको यूरोप से ताल्लुकात बनाए। और फिर उसके बाद जो इनका वसीम अकरम प्लस के बारे में, किसको तो मैंने तहसील से उठा के वजीर आला बनाया।
वो खुदा को मानो और कितनी बातें आप गुजरी। आपकी एफआईआर तो काट नहीं सका, चलो छोड़े एफआईआर को, आपके वजीर दाखिला सारे जितने बेशर्मी से इक्तदार से चिपके हुए थे, आपके एफआईआर के लिए उसे एहतजाज भी नहीं किया और उसको भी छोड़ दिया। उसको भी छोड़ता, हमने वजारतें छोड़ दी भाई, वजारतें छोड़ दी। अच्छा, अब उस बात पे भी आ रहा हूं, अब आपने वो कर दिया। फिर आपका ये बड़ा, आपका ये मोहन सिलाई जो करप्ट तरीन नौजवानों का वजीर है, ये इसको तो कल तक आप काबीना में ले रहे थे, आज आपके साथ चिपका हुए, बड़ा चाहिए था बड़ी तारीफ की ठीक है। और यही मोहन सिलाई और परवेज इलाही साहब आपके गुजरात के जलसे में शरीक तक नहीं हुए, और फिर भी आपको नौशाई दीवार नजर नहीं आ रहा था। और फिर आपने पाकिस्तान की तारीख में जहां डिक्टेटर्स ने असम्बली तोड़ी, जहां फारूक लगारी ने तोड़ी, जहां गुलाम इसाक ने तोड़ी, आज तारीख में इमरान नियाजी और परवेज इलाही का नाम भी उसी असम्बली तोड़ने वाले में शामिल हो गया। आप खिदमत करें लोगों के, लेकिन सर क्या आप, क्योंकि इस वजह से कि आपके पल्ले कुछ है ही नहीं है। आपने 9 साल गैर आईनी या गैर कानूनी इकदाम तो नहीं हुआ पंजाब में, हुआ? आप मुझे बताएं, असेंबली तहलील, देखिए आप मुझे एक बात बताएं कि आप कुछ नहीं कर सके पुख्तनख्वा में 9 साल में, 4 साल में पंजाब में, तो आपके पास तो यही था कि भाई मैंने तो असम्बली तोड़ दी आवाम की खातिर। ओ भाई, कौन से आवाम की खातिर? ये चोरी चकारी जो आपकी है, मैं तो अपनी हुकूमत को कह रहा हूं कि आप खामोश क्यों बैठे हुए? तोशा खाना का इतना क्लियर, ये गढ़ी वाला केस सबसे पहले मैंने मीडिया पे लाया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की फाइटिंग 351 कंपनी ऑफ फॉरेन फंडिंग की, और उसके अलावा गोगा गोगी का और पोस्टिंग ट्रांसफर की, ये सारी दास्तानें। और फिर ये शख्स बड़े अपने आप को ईमानदार कहते हैं। इस शख्स ने 2018 में 2 लाख टैक्स जमा किए, जब वजीर आजम बना 2019 में 98 लाख टैक्स जमा किए। कौन सा कारोबार था तुम्हारा? आज तक क्या किया? अब आपकी बहनों के अकाउंट से करोड़ों रुपए निकल गए, जिसमें 25% आपने बिहार को टैक्स जमा करके आपने उसको वाइट कर दिया। आपकी पूरे इस्लामाबाद आपने तोड़वा दिए। बनी गाला में आपने 12 लाख जुर्माना लगा के उसी साकिब निसार ने आपको सादिक और अमीन भी ठहरा है, और उसके बाद आपको रेगुलाइज भी कर दिया है। भाई कुछ शर्म होती है, कोई या होती है सारी? इसमें बात करते हैं, क्योंकि जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, फिर ये तो वही बात है, आपने वैसे खुद भी एतराफ कर लिया, लेकिन ये तो फिर आपकी हुकूमत पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये इतना बड़ा चार्जशीट है तो हमने तो कोई इसके ऊपर वो नहीं, अमल नहीं होते हुए देखा, या कोई इकदाम नहीं होते हुए देखा। वो तो मैं राना सनाउल्लाह को असेंबली के फ्लोर पे मैंने ललकारा, मैंने राना सनाउल्लाह को सामने कहा, ओ भाई क्या कर रहे हो बैठे हुए? लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, शायद मेरा अपना जाती ख्याल है, क्योंकि मैं इससे पूरा मुतमईन नहीं हूँ, कि शायद मौजूदा हुकूमत थोड़ा सा इनकी तरह हवा में केसेस नहीं बनाएंगे, ये सोच समझ के सारे एविडेंस के साथ बनाएंगे सामने। और फिर आखिरी बात, जब ये पुख्तनख्वा की हुकूमत खत्म करेंगे, जो कभी तक नहीं की है, पंजाब की हुकूमत खत्म करेंगे, ये शख्स जो उधर जाके जमान पार्क में चुप के बैठा हुआ है, तो ये तो बाहर निकलने के काबिल भी नहीं होगा, क्योंकि 10,000 सिक्योरिटी इनकी सिक्योरिटी पे मामूल है। बात करती हूँ, वैसे वो ये कहते हैं जितनी मकबूलियत उनकी है वो तो कहीं भी जा सकते हैं। बात करते हैं मुश्ताक मिन्हाज साहब। सर, आपने मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी, वो जो फैक्टर्स गिनवा रहे हैं कि जिस हाल में वो मुल्क छोड़ कर गए थे, उस पर मैं जरूर चाहती हूँ कि आप कमेंट करें, क्योंकि पीटीआई का मुसलसल एक ही नुक्ता है जी कि हम तो जिस तरीके से एक माशी तौर पर थ्राइविंग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, आप लोग पाकिस्तान को इस हाल पर ले आए कि आटा नहीं मिलता आज लोगों को। मेरी बहन, बहुत बदकिस्मती की बात है इस मुल्क में कि जो जहालू के यानी और बेईमानी और नाअहली के एफिल टावर के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो कोई कारकर्दगी की बात करते हैं। कारकर्दगी की बात तो इन्होंने पहले भी अपनी हुकूमत के दौरान भी नहीं की है, और पिछले जब इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई तो इन्होंने कोई अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं, पूरा बयानिया इस बात पे लगाया कि हमारे खिलाफ अमेरिका की साजिश हो गई। कारकर्दगी की तो ये बात ही नहीं कर रहे थे। ये कारकर्दगी की बात करें कि जो वहां से ट्रंप के साथ मिलकर आए और इस्लामाबाद उनको जो इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जो है ना मुझे लगता है मैं जीत के आया हूँ। और फिर एग्जैक्ट 4 दिन के बाद 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने के ऊपर जो है ना उसके ऊपर उसको तकसीम करके वहां पर जो 35A और 370 को उड़ाकर पूरा अमलन उसको जम कर दिया। जो छोटी मोटी जो शर्मो हया थी, जो मसला किसी की करारदादों के मुताबिक जो इनके दौर में हुआ, और फिर उसके रद्द अमल में हमें ये ड्रामा किया गया कि हम जुमे के दिन जो है ना वो एहतजाज करेंगे। कश्मीर इनके दौर में क्या मुल्क का 80% कर्जा बढ़ा सिर्फ 3.5 साल में। सीपैक बंद हुआ, करप्शन इंडेक्स जो है 117 से 140 पर हुआ। स्टेट बैंक को बाकायदा वो ताकत साहब को बुलाकर IMF के हवाले कर दिया गया।
IMF की वजह से आज हमारे ये जो डॉलर का रेट हमारे जो है ना स्टेट बैंक हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम IMF के कंट्रोल में है और आज भी यानी वो हमारे उससे बाहर है। तो ये लोग जो है जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, मुझे नहीं आती है कि इनके अंदर कोई शर्म हया कोई है कि ये भी कारकर्दगी की बात करते हैं। कारकर्दगी की बात करते हैं तो आज जो है ना ये परस्तर खान जो है ना ये गुज़श्ता 3 माह से इधर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ अभी जो है ना, ये मुझे पहले पूरे 3 साल यानी 18 से पहले कहा कि हमें आने जो हम ये कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, पता नहीं 2 करोड़ घर बनाएंगे। वो कह रहे हैं 50 लाख नौकरियां दी हैं। वो कहते हैं दुनिया की मईशतें क्रैश कर गई, कोविड में हमारी मईशत जो है वो टेक ऑफ कर रही थी। वो आपको याद नहीं है ये इनके वर्ड, और ये कह रहे थे कि हम आपको अगले महीने ऐसी खुशखबरी देंगे कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान नौकरी करने के लिए आएंगे। हाँ। यानी ये तो शेख चिल्ली के वो जो है वो तकरीबन सारे उनके शागिर्द पाकिस्तान में ये 3.5 साल तक बैठाए और मैं यकीन करें कि इनकी बात नहीं करता। मैं कहता हूं इनके साथ जो भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया और इन जैसे नायल लोगों की और बेईमान लोगों की जो हमें ईया का नाबुदो पढ़ाते रहे और तोशा खाना पर हाथ पर साफ करते रहे और इनकी अब ऑडियोज लीक हो रही है। वो जो खातून है जिनको कहते थे वो तो रूहानियत के इलम में बैठी हुई है, अंदर जो है ना वो पता लग रहा है कि वो कभी घड़ियां बेच रही है, कभी तोशा खाना पर हाथ साफ कर रही है, कभी अभी तो ये कहा कि हमें मुझे नायल कर दिया गया। तो अभी वो जो यानी एक रूहानी शख्स वो इनका जो है ना इनके इसके बाद तहरीक इंसाफ की सियासत भी वही संभालेगी। हाँ। तो इन लोगों ने तो पाकिस्तान को बेईमानी और पाकिस्तान को बददियानती के जो है वो गहराइयों में फेंक दिया और ये लोगों को चोर चोर कहते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो कौन लोग हैं, बेवकूफ लोग, और फिर ये कहते हैं कि इनके इलेक्शन से भाग रहे हैं। हाँ, वो तो इलेक्शन से भागने पर तो मैं आपसे कमेंट लेती हूँ, वो तो ये मुसलसल कह रहे हैं और अभी भी जो सूरत हाल कि आने दे हाँ। इलेक्शन में देख लेंगे। ना पीपल्स पार्टी और ना PMLN के लिए कोई इलेक्शन है। जसप्रीत ये इलेक्शन इनके लिए ये जब से इनको पाशा साहब और ये जहीरुल इस्लाम और ये फैज अमीर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाकर स्टार्ट किया था इनको इलेक्शन, वरना यही इमरान खान था 6 जगहों पे इलेक्शन लड़ता था, 6 जगहों पे इसकी खांसे जब्त होती थी। तो ये एक प्रोजेक्ट और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर इसको सामने लाया गया और वो सारे लोग जो कि शर्मिंदा है आज बाजवा साहब से जिन्होंने इमरान खान के इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया। हमारे लिए इलेक्शन नहीं, हम कम से कम 10-20 इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं और आइंदा भी लड़ेंगे। इनकी पार्टी अगले इलेक्शन में जब इनको एस्टेब्लिशमेंट का इनकी छतर छाया और इनकी जो शब्द उससे खत्म होगी, ये इलेक्शन में कहाँ नजर आएंगे। आपने और मंदोखेल साहब ने इतनी चार्जशीट बना दी है कि अब मेरा सवाल कोई बीच में करना रह नहीं गया। मलही साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि कोई एक इंडिकेटर जो आपके वक्त में ठीक, और मईशत का भी इस वक्त जो हाल है, आपकी गलत पॉलिसीज का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जिसका सामना इस वक्त मुल्क को करना पड़ रहा है। फिर वही आटे वाली बात, वो सवाल तो मैंने भी आपसे किया कि सूबाई हुकूमतें आपके पास हैं, अमन अमान की सूरत हाल जो हो रही है वो सारा मामला आप लोगों के नीचे है, लेकिन आप लोगों की तवज्जो इस वक्त ये है कि किस तरीके से पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दिया जाए। जो रियल इश्यूज हैं उन पर आप फोकस नहीं कर रहे। याशमी, देखिए आपने PDM से 2 बंदों को बुलाया हुआ है और मेरा ताल्लुक PDM से नहीं है। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है वैसे। ठीक है, अच्छा सुनिए, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है जब ये दोनों भाई जनरल बाजवा की, परवेज इलाही की, इन सब की वकालत करते हैं और अपनी नाअहली छुपाने के लिए परवेज इलाही पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने पहले पूछा था कि पंजाब असेंबली में, चलो वो तो एक साजिश हुई थी, तो पंजाब असेंबली में क्या हुआ, इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, लेकिन आपको वो कहीं पे नजर नहीं आए। लेकिन जब उनको सिर्फ वो एक ही शर्त में तबाह होगा जब मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आज बिलावल भुट्टो साहब की इन्होंने बात की कि बिलावल भुट्टो साहब लॉन्ग मार्च लेके आए थे, बिल्कुल लॉन्ग मार्च आए थे। मैं तो कहता हूं इनको शर्म आना चाहिए। हमने इनके लॉन्ग मार्च को अकोमोडेट किया। पंजाब में हमारी हुकूमत थी, उसके बावजूद वो इस्लामाबाद तक आए, लेकिन वो मैसेज क्या लाए थे? वो मैसेज लाए थे, वो रोटियां गले में बांध के ले आए थे कि 55 और 60 रुपए किलो आटा है और लोग खा नहीं पा रहे हैं। और आज वही आटा 170-180 रुपए किलो है। हमारी हुकूमतों ने जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इनको कहा कि आटे की किल्लत होगी, आप इंपोर्ट करें, तो इन्होंने वीट इंपोर्ट करने में एक सुस्ती दिखाई, जिसकी वजह से ये चीजें सामने आई हैं। अब आ जाए टेररिज्म पे। अब ये टेररिज्म पे जो ये बात कर रहे हैं, अब टेररिज्म क्या, ये KPK का बॉर्डर, और टेररिज्म और स्मगलिंग दोनों पे बात करते हैं। नंबर 1, जब हमने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त मुल्क में किसी किस्म की कोई टेररिज्म नहीं थी। मुल्क में टेररिज्म इनके आने के बाद शुरू हुई है
और उसकी वजह ये है कि ये 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका आपस में सर ये नजरिया कहाँ आए नहीं हैं? तो मिलते। टेररिज्म शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, इनकी हुकूमत है, पीडीएम लेड गवर्नमेंट है। अब 18वीं तरमीम के बाद इसको आप 18वीं तरमीम के बाद एग्जैक्टली 18वीं तरमीम के बाद आप इसको मनफी कहें मस्बत कहें, वो आपकी अपनी राय, लेकिन सर ये सूबाई सब्जेक्ट है। यशवी देखें, ये जो भी लोग आ रहे हैं बॉर्डर पार से आ रहे हैं, बॉर्डर से वो कैसे एंटर हो रहे हैं या बॉर्डर से स्मगलिंग कैसे हो रही है, ये केपी की हुकूमत का काम नहीं है, ये फेडरल हुकूमत का काम है। आप 18वीं तरमीम, खैर 18वीं तरमीम को तो इन्होंने खुद ही खड्डे लाइन लगा दिया है आजकल जो इनकी चीजें सामने आ रही हैं। अब कश्मीर पे बात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सर 9 साल 8 साल जो है वो किसी स्लम्बर में रही, और जो एक फितना इस मुल्क में खत्म कर दिया गया था, उसको रीग्रुप होने का, दोबारा मुतहरिक होने का आप लोगों ने मौका दिया, आप लोगों ने अपने सूबे पर नजर नहीं रखी। अब वो कभी एक जगह से सर उठाते हैं, कभी दूसरी, कभी वो सवात से निकलते हैं, कभी वो कहीं और से निकलते हैं सर, और फिर उसके बाद उसको आप ब्लेम कर रहे हैं। बता देते हैं बकायदा ये खबरें तो ये अभी तो मंदोखेल साहब ने कहा, ये खबरें तो हमें जर्नलिस्ट से अब मिल रही है कि वहां पर लोगों को भत्ता दे रहे हैं आपकी जमात के वज़रा। चले मंदोखेल साहब भी एंकर के फराइज सरंजाम दे रहे हैं आपके साथ साथ, उनका शुक्रिया। नहीं एंकर के नहीं सर, ऐसे ना करें। देखिए वो एक नुक्ता उठा रहे हैं, वो आप मेरी बात नहीं सुन रही, आप बात नहीं सुन रही मेरी। यू आर नॉट अलाउड टू टॉक, मैं सुन आप मुझे बात नहीं करने दे रही आप प्लीज। मैंने कहा ये सारी चीजें बॉर्डर पार हुई हैं, बॉर्डर से आई हैं, और ये टेररिज्म को रोकने के इतने जो है वो सिंसियर हैं कि अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई तो जो सूबा सबसे ज्यादा मुतासर है केपीके और उसके बाद बलूचिस्तान, उनके चीफ मिनिस्टर्स को इन्होंने बुलाना जो जरूरी नहीं समझा, उनसे बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा, ये बॉर्डर हैंडल करने में नाकाम जा रहे हैं। एक आपके पड़ोस में एक मुल्क में एक हुकूमत है जो TTA की हुकूमत है, आपके फॉरेन मिनिस्टर उनसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामलात हम दोनों मुल्कों के दरमियान है। आप उसको धमकियां लगा रहे हैं अफगान हुकूमत को कि आप उन पर हमला कर देंगे, आप मामलात को तैश में लेके जा रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है, बात को बातचीत से सेटल करने की जरूरत है, और एक रैंडमली जहाँ पे जरूरत हो वहां पे फोर्स करने की जरूरत है। मैं इंटरप्ट करती हूँ तो आप कहते हैं मैं बात नहीं करने देती। सर फॉरेन पॉलिसी की तो जहां तक बात है, मेरा ख्याल है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप समझते हैं आप लोग फॉरेन पॉलिसी की बात कर सकते हैं सर। सऊदीया, चाइना, टर्की, मलेशिया, मैं एक फहरिस्त दे सकती हूँ ऐसे ममालिक की जो कि पाकिस्तान की हर ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। सर सब नाराज हो गए पिछले 3 साल में, वो भी इन्होंने नाराज किए सर। कोई नाराज नहीं है, किसने कहा था हमने नाराज किया? हमसे सबके ताल्लुकात अब नहीं है वैसे, लेकिन अच्छा सुने हाँ। और कितने सुनाओगे? अब जब ये बताई है, अब मंदोखेल साहब कह रहा हूँ ना 3 वर्ष से एक करते, आप में तो कितने सुनाओगे? आपकी गुफ्तगू है, कोई बैठक में थोड़ी बैठे हुए, टॉक शो में बैठे हुए, टू द पॉइंट बात करे, सवाल का जवाब दे, सवाल सुने। मैं मंदोखेल साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपका एहतराम करता हूं, उसका मकसद ये नहीं है कि आप नहीं तो मैंने कौन सी आपकी बेइज्जती की है? करते हैं वो टॉक शो में तो सर इतनी बहुत, मैंने कौन सी आपकी शान में गुस्ताखी की है? मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अपनी औताक न समझे, टॉक शो समझे, सवाल का जवाब दे दे। सवाल करता है मगरिब का, जवाब देते हो मशरक का। भाई आप टू द पॉइंट बात करें, लोग आपको सुन रहे हैं। नहीं आपने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात की, मेरे जवाब भी सुन ले। आपका क्षेत्र वज़ीर आज़म 3.5 साल में एफएटीएफ तो नहीं निकाल सकते, मेरे चेयरमैन ने 3 महीने में निकाला। आपने सीपैक बंद करा है, आपने यूरोप से ताल्लुकात खराब किए, सऊदी अरब ने आपसे खड़े खड़े पैसे ले लिए। चीनी दे नहीं सकते, आप लोगों को ऑयल दे नहीं सकते। जब आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हो तो आप आके टीवी शोज में लड़ाइयां करते हो, लोगों की लाइनें लग रही हैं, लोग भूख मर रहे हैं, आपका इंपोर्ट आपके पास है ना 80% सुबह। आप कह रहे आटा को छोड़िए ना, आप आटे की स्मगलिंग बंद करें, आपको हो जाएगा काम। आप पंजाब आपके पास है, आप बलूचिस्तान को आटा दे दे, क्यों नहीं दे रहे हो? 85% आपकी जिम्मेदारी थी। सही होगी, आपके शोर मचाने से फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी, आपके शोर मचाने से दहशतगर्दी खत्म होगी। भाई आपकी पॉलिसीज ठीक करना पड़ेगी। जब तक आप अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करोगे, आपको आवाम मलिक साहब वैसे मुझे तो सवाल करने का हक देना सर। आप इलेक्शंस में आए, अब एंकर को तो सवाल करने देना। आपके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। आपको किसने हक दिया है कि पाकिस्तान के बिहाफ पे आप जो है किसी से भी बात करें? मलिक साहब का हक नहीं है जब तक आपको फ्रेश मैंडेट ना मिल जाए। मलिक साहब मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, आज हमारे प्रोग्राम में एक फैसला कर जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर कि इस मुल्क में 12-13 जमातें बिचारियों की सिर्फ 26-27 किलोमीटर पर हुकूमत है। ये बेचारी जमातें इस पूरे मुल्क को चला रही हैं। जिम्मेदारी देने की बारी आती है तो आप कहते हैं ये नाकाम हो गए, और जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आप कहते हैं जी हमारी हुकूमत है पूरे मुल्क में। ये तो 27 किलोमीटर की हुकूमत है खाली 13 जमातों की। फैसला कर लेते हैं आज ना कि इनकी जिम्मेदारी पूरे मुल्क की है, हुकूमत 27 किलोमीटर की। मसला क्या है? छोड़ दी,
हमने हुकूमत छोड़ दी, हमने अपनी पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के लिए एडवाइस कर दी है केपी के लिए। आज अहम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा फैसला। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब में इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का अपनी सदारत में लंदन में मुनक्किदा पार्टी क़यादत के अहम मुशावरती इजलास में ऐलान। कायद नवाज शरीफ की पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत। पूरे जज्बे, एतमाद और भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत की गई है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का बड़ा फैसला सामने आया है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब में इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी है। मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी सदर शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत की गई है। पूरे जज्बे, एतमाद और भरपूर तैयारी के साथ आगे बढ़ें, नवाज शरीफ की जानिब से पूरी पार्टी को यह हिदायत की गई है। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, लंदन में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत की गई है। आपको आगाह करें कि इसमें नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि पूरे जज्बे, एतमाद और भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ें। इसी हवाले से वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को पंजाब में इंतखाबात की तैयारी की हिदायत की है। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब की जानिब से किए गए ट्वीट में यह बताया गया है कि कायद नवाज शरीफ की पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत की गई है और नवाज शरीफ की जानिब से ये हिदायत की गई है कि पूरे जज्बे, एतमाद और भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ें। उस ट्वीट का अक्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कायद नवाज शरीफ की पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को पार्लिमानी बोर्ड कायम करने की हिदायत की गई है और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि पूरे जज्बे, एतमाद और भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, लंदन में इजलास हुआ है। पार्लिमानी पार्टी क़यादत ने अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद किया लंदन में, जिसकी सदारत जो है वो पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से की गई, जिसमें ये अहम ऐलानात सामने आए हैं जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। इस इजलास में ये फैसला किया गया है, कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि तमाम पार्टी के रहनुमा और कारकुनान पंजाब में इंतखाबात की तैयारी की करें और इसके साथ साथ उन्होंने ये हिदायत की है कायद नवाज शरीफ ने पार्टी सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि पार्लिमानी बोर्ड कायम किया जाए और पूरे जज्बे, एतमाद और भरपूर तैयारी और कुव्वत से आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट भी किया गया है और इस ट्वीट के जरिए इन फैसलों से आगाह किया गया है। ये थी पीटीवी से ताज़ा तरीन। अंकल जी सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का। गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए SNGPL की गैस सेवर फोन और टाइमर डिवाइस लगवाइए। SNGPL, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। सत्ताईस किलोमीटर पर हुकूमत है, ये बेचारी जमातें इस पूरे मुल्क को चला रही हैं। जिम्मेदारी देने की बारी आती है तो आप कहते हैं ये नाकाम हो गए, और जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो आप कहते हैं जी हमारी हुकूमत है पूरे मुल्क में। ये तो 27 किलोमीटर की हुकूमत है खाली 13 जमातों की।
फैसला कर लेते हैं आज ना कि इनकी जिम्मेदारी पूरे मुल्क की है, हुकूमत 27 किलोमीटर की, मसला क्या है? हुकूमत छोड़ दी हमने, हुकूमत छोड़ दी हमने, अपनी पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के लिए एडवाइस कर दी है केपी के लिए। आज या कल तक सर हुकूमत तो जाएगी। टेक्निकली अभी भी आज रात 10 बजे तक नहीं छूटी, उससे पहले क्या किया पंजाब में, उससे पहले क्या किया खैबर पख्तूनख्वा में? अब ये सवाल तो बता दें प्लीज, जवाब दे दें इसका। देखिए मैंने कहा ना आपको, हमारी हुकूमत में केपी में क्या दहशतगर्दी थी? आप मुझे पता कितने इंसिडेंट हुए हैं दहशतगर्दी के केपी सर में? सवाल, अच्छा चले इसको ऐसे कर लेते हैं, सवात में जो लोग अभी निकले थे कुछ अर्सा पहले की बात है, आपकी हुकूमत नहीं थी? बन्नू में हुआ था पिछले महीने। सवाल पूछा, जब जवाब देने की मैंने शुरू की तो आपने मेरी बात काट दी। नहीं, आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी है अगर केपी में, तो क्या हमारी हुकूमत है? आप ही की हुकूमत है ना सर? दहशतगर्दी नहीं थी केपी में, आटा था केपी में, ये स्मगलिंग नहीं होती थी केपी से, ये सारी इस हुकूमत के तोहफे हैं। ये आके सिर्फ टीवी पे शो मत, ये नाकाम। अच्छा एक जवाब दे दें, आटा कहाँ गया? आटा ये हुकूमत कहाँ ले गई? आप मुझे समझा दें, मुझे मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, आप मुझे बता दें आटा कहाँ गया? अच्छा ओके। अच्छा अब एक मिनट सुन ले आप। आपको पता था ना कि हम रशिया से पेट्रोल और वीट का इंपोर्ट का फैसला कर बैठे थे। हम आटे की बात जम मार दी रशिया की तरफ गया। अब फिर आपने बीच में बात की, हम वीट भी लेना चाह रहे थे। आप ये आए तो इन्होंने क्या कहा? ये कह रहे हैं ना फॉरेन पॉलिसी हमारी कामयाब है। आपके एक पेट्रोलियम के मिनिस्टर कहते हैं कि हम रशिया से ऑयल लेंगे। मलिक साहब सवाल तो सुन ले, सवाल ये नहीं किया हमने आपसे। आपका फॉरेन मिनिस्टर जाके लेट जाता है जाके अमेरिका में कि नहीं हम रशिया से कुछ नहीं लेंगे। तो ये है नाकाम फॉरेन पॉलिसी, जहां से हमें अच्छी चीजें मिल सकती थी, अच्छी डील्स मिल सकती थी। ये अमेरिकन प्रेशर में, ये फॉरेन प्रेशर में वो लेने में नाकाम रहे हैं। इस वजह से ये सारा क्राइसिस पैदा हुआ। अच्छा इस वजह से क्राइसिस। सर इसका ब्रीफ से कमेंट करेंगे, मुश्ताक साहब काफी देर से खामोश है, उन्हें शामिल कर लो गुफ्तगू में। वो कह रहे हैं कि ये तो आपकी नाकाम पॉलिसी। वैसे मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं 2-3 हफ्ते से आपकी चैनल में नहीं आ रहा था। हाँ। इस वजह से नहीं आ रहा था कि आप पीटीआई को भी बुलाया करें। हाँ। और आज बुलाया करे, बिल्कुल अच्छी बात है, खुशी की बात है। मलिक साहब बैठे, इनको भी हक है, मगर इतना सवाल तो कम से कम मलिक साहब से कर ले कि सवाल आप करते हैं मगरिब की, जवाब देते हैं मशरक की। आपने आटे की सवाल किए, उसने पता नहीं कहाँ रशिया से घुमा लिया आपको पूरा। आपने स्मगलिंग की बात की है, कहाँ से? आपने कहा आटा गायब किधर हो गया, वो जवाब नहीं सकते हो भाई। अब सवाल ये है, सबसे 85% बलूचिस्तान का दारोमदार जो है ना वो पंजाब के आटे के ऊपर है। ये बाकायदा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, क्योंकि वो बलूचिस्तान तो पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान है, वो कौन नहीं दे रहे? इनकी अपनी हुकूमत, यानी वो 27 किलोमीटर की हुकूमत के पास तो नहीं है ना। आपकी हुकूमत है जो 12 करोड़ आबादी की, आप नहीं दे रहे हो। आपकी ट्रकें जो ना वो रंदी पकड़े गए, वीडियो सामने आ गए, जो अफगानिस्तान स्मगल हो रहे थे सारे। आपके पिछले दिनों में सीटीडी पे कब्जा हो गया बकायदा। वो कह रही है सारा सूबा वो है वफाकी सब्जेक्ट तो 18वीं तरमीम के तहत तो अब नौमान की जिम्मेदारी तो सूबाई सब्जेक्ट है, और ये जो प्राइसेस जो है वो उसकी जिम्मेदारी भी सूबाई सब्जेक्ट है। इनको फुर्सत हो ये शोर शराबे से, इनको फुर्सत हो इस हुक्मरानी से, क्योंकि ये इस वजह से इनका पीटीआई का मिसाल उस बुज़दिल शख्स की तरह है जो अपने घर को संभाल नहीं सकते, अपनी घर की बच्चों को कफालत कर नहीं सकते, खुदकशी करता है। ये खुदकशी कर रहे हैं जो ये हुकूमत खत, क्योंकि इनके पास पहले कुछ है नहीं। ये न पंजाब में कुछ कर सके, न पख्तूनख्वा में कुछ कर सके, और पाकिस्तान के 80% कर्ज उसने लिए, 24,000 अरब उसने लिए। आप मुझे बताओ कोई प्रोजेक्ट, क्या है 2 कमरे का प्रोजेक्ट बताओ जिसने बनाया? हमने वो शुरू कर दिए, हमने भाई कंप्लीट बताओ, गागी से बात नहीं चलेगी। और फिर उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम उन्नीस जालसाजी से बदल के एहसास रखिए। एहसास तो खुद ही मर गए, इनका एहसास तो खुद ही मर गए, क्योंकि सैलाब में लोग डूबे हुए थे, ये जलसे जुलूस कर रहे थे। आज आटे के लिए इनके सूबों में लोग मारे मारे फिर रहे, इनको चाहिए हुकूमत खत्म करे। ये उसी मैं बता रहा हूँ, उसी बुज़दिल शख्स की तरह खुदकशी करके जान छुड़ा रहे हैं। बात है ना कि कहते क्या रहे हैं, क्या कुछ कहा है उसमें हम सब भी जानते हैं। मुश्ताक मिनहाज साहब के जो एस्टैब्लिशमेंट को और जो पुरानी लीडरशिप है फौज की, उनको लेकर जो कुछ कहा गया है, जैसे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो बहुत से लोगों ने ये कहा कि इस तरह के अलकाबात से तो हमारी फौजी क़यादत को कभी दुश्मन ममालिक ने भी नहीं नवाजा, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कह दिया गया। लेकिन अब खान साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दे दिया। उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट से किसकी लड़ाई है? एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई तो पागलपन है, हम क्यों करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई? तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? लड़ाई है, नहीं है, क्या हो रहा है? यशवीन, जिस जो कलस्तर खान के मुतल्लक ये गुफ्तगू कर रहे हैं आप, ये मास्टर ऑफ यू टर्न है। हाँ। इसका तो खुद का कहना है कि अगर आप अपनी कही हुई बातों से नहीं फिरेंगे तो आप तो स्टेट्समैन ही नहीं है, आपको सियासत ही नहीं आती है। आप तो रिजिड बन के एक स्टैंड पे खड़े होकर, अपनी जुबान पे खड़े होकर, अपने
नजरिए पे खड़े होकर तो आप तो अपनी पार्टी का भी और अपनी सियासत का भी बेड़ा गर्क करेंगे। सियासतदान तो असली वही होता है जो हालात और वक्त को देखकर अपना वो यू टर्न मार के बिल्कुल एक नया नजरिया और नया मौक़िफ़ लेकर आए। तो इसलिए ये जो भाई साहब हैं, ये चूंकि इमरान खान, इसको ये मौला जट है, किसी ने बताया था ना इनको कि मौला जट की फिल्म जो है ना नहीं उतरी पंजाब से, तो आज भी मौला जट एक नई शक्ल में आ गया है। तो इसको, इसका काम ये है कि इस इमरान खान का कि ये बेवक्त वक्त जो है ना गर्दन पे हाथ डालता है और थोड़ा सा जिसम आगे से मजामत होती है तो एकदम पाँव में पड़ जाता है। इसकी पूरी सियासत इस, आप ये बताएं जब इलेक्शन से पहले, सियासत से पहले जब इसका प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था तो इसके बेशुमार क्लिप्स आपको, ये ऐसी बात नहीं है मैं कह रहा हूँ, इसके बेशुमार क्लिप्स आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे, सोशल मीडिया में मिलेंगे। ये कहता है कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता कि वज़ीर आज़म तो मैं हुकूमत को और चला रहा हूँ। बिल्कुल। और इसी बुनियाद के ऊपर जब वो हुकूमत कर रहा था 5 साल, फिर ये कह था कि सारी चीजें मेरे हाथ में हैं और फौज और आम एस्टेब्लिशमेंट एक सफे के ऊपर है। जब इक़्तिदार से एक आईनी तरीके से इसको निकाला गया, कोई उसमें कोई अदालत इस्तेमाल नहीं हुई, कोई ईवान सदर इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल नहीं हुई, कोई धरना इस्तेमाल नहीं हुआ। सीधा सीधा एक आइन में एक प्रोविजन लिखी हुई थी, उसकी बुनियाद पे अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से उतारा। और फिर जब बात कहा कि मैं तो हुकूमत कर ही नहीं रहा था, हुकूमत तो कोई और चला रहा था, असेंबली में तो कोई और ब्रिगेडियर बैठा हुआ था जो कि लोगों को बताता था, जो एमक्यूएम को, जो बाप को, जो ये सारी चीजें वही चला रहे थे, मेरा तो नाम इस्तेमाल हो रहा था। तो उसके बाद ये कहा कि मैं जब सड़कों पर निकला हूं तो मैं खूंखार हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। अब खूंखार होने की बजाय ख्वार होकर अब वहां पर एक टांग के ऊपर, कभी एक टांग पे प्लस्तर कराते हैं, कभी दूसरे टांग पे। अब कहते हैं कि जी मेरा तो फौज, ये पागलपन है। हाँ, उन्होंने कहा पागलपन है जी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से। किसी ने बताया कि ओ मेरे भले पाकिस्तान, ये आरटीएस बिठाकर इसी फौज ने तुम्हें लाया था, तुम अगर मकबूलियत के मीनारे पाकिस्तान पे भी चढ़ जाओ तो यहाँ इस मुल्क में तो वोट डालने वालों की बजाय वोट गिनने वाले जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसने कहा कि भाई जब आप फौज से यानी मथा लगाओगे, उसके साथ बात करोगे, उसके साथ लड़ोगे, उनको ललकारोगे जलसों में, तो ये तो कभी आपको नहीं, आप तो, आपकी तो सारी कमजोरियां ये जानते हैं, आपकी तो सारी वीडियोस इनके पास हैं, आपकी सारी ऑडियोज, आपके सारे चक्कर, आपके चारे फ्रॉड, इस तरीके से उन्होंने एक एक सिंह का इकट्ठा करके तुम्हें पाया। तो अब वो जो एस्टेब्लिशमेंट जिसने तुम्हें एक राई से एक पहाड़ बनाया था, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे ले आए थे, ये तो कल तुम्हें सीधा सीधा कर देंगे। तो इसके कोई जेस्चर ऑफ गुडविल दो। एकदम कहता है कि नहीं बेटा फौज से लड़ाई तो पागलपन है। अब दोबारा फिर उनके पास जा रहा है उसकी अतार के लौटने से दवा लेने के लिए। नायब 3-4 दिन पहले तक भी उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है और ये हमारे खिलाफ काम कर रही है, लेकिन अब क्योंकि कल उनकी मर्जी के तहत पंजाब में तहलील हो गई तो अब उन्होंने ये कह दिया। थोड़ा सा एक बात जो मली साहब ने बार बार कही कि जी हम जब थे तब सूबे में कोई अमनो अमान का मसला नहीं था, हम जब मरकज में थे कोई आटे चीनी का मसला नहीं था, कोई माशी मसला नहीं था, डॉलर अवेलेबल था। तो ये आप सब लोगों ने, आपने आते ही ये 3-4 महीनों में ऐसा क्या किया है सर कि दहशतगर्दी भी शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया? चलिए जी 8 महीने में आपने ऐसा क्या किया? मैं माजरत चाहती हूँ। मल्ली साहब हमारे भाई हैं, अच्छे इंसान हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब उनका अपना लीडर, मैं मल्ली साहब की बात पे क्या यकीन करूँ कि इनका लीडर कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा था, वो खुद बेचारा ये कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं होता था, मुझे तो टीवी पर बुशरा बेटी जो है ना वो बता के कहती थी कि जनाब वो देखें वो इंसिडेंट हो गया है। तो वो कहते थे कि मैं कहता हूँ बड़ा अफसोस की बात है। वो आगे कहते थे आप प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। तो आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि ना जो इमरान खान जो है ना वो पहले जब इक़्तिदार में था तो उस वक्त भी इक़्तिदार में नहीं था, आज दोबारा कोई बेख्तियारी मांग रहा है उनसे कि मुझे उसी तरह बिठा लो और उसी तरह हुकूमत करते रहो। एस्टैब्लिशमेंट को सीधे सीधा पैगाम है, ना पहले इसने कुछ किया है, तो भाई हुकूमत ना कंट्रोल, ना पहले इनके पास हुकूमत हुई। इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को अपने अलावा कोई दुनिया का बंदा चाहे इसकी पार्टी का हो वो इक़्तिदार में अच्छा लगता ही नहीं है। इसको खुद बाकायदा एक इस तरह एक नफ्सियाती मरीज होता है, उसको ये पता लगता है कि यार मैं तो कुर्सी से उतर गया हूँ, लेकिन अभी परवेज इलाही बैठा है, अभी महमूद खान बैठा है, तो ये क्यों बैठे हुए हैं मेरे नाम पे? तो वो उन बेचारों को भी उसने बेरोजगार कर दिया है। और अभी तो शायद इधर से पंजाब से तो बेरोजगार हुए, लेकिन अभी किसी ने फिर बताया है कि अगर यहाँ से कश्मीर से भी गवर्नमेंट चली गई तो फिर आपको उठाने के लिए फिर आपको या आजाद कश्मीर मूव होना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा।
और वहां की सूरत भी ऐसा ही है कि जब वो वहां पर भी उन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बैठाया हुआ है। सही। अच्छा, ये तो वो आगे किधर जाएंगे? हाँ, ये एस्टैब्लिशमेंट वाला जो नुकता है सर, अगर इजाजत दे, मेरे पास असल में वक्त थोड़ा सा महदूद है, मैं कादिर साहब से बात करना चाह रही हूँ। मली साहब से पहले सर, मैं पहले ही बता रही हूँ, इंटरप्ट करूंगी इसलिए क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है। सर, ये एस्टैब्लिशमेंट वाली जो बात है, 3 दिन पहले तक खान साहब एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगा रहे थे कि हमें पता चल रहा है, हमारे लोगों को कॉल्स की जा रही हैं, हमारे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग न्यूट्रल नहीं हुए। आज वो कहते हैं जी कि ये तो पागलपन है, कौन लड़ता है एस्टैब्लिशमेंट से? खान साहब ने जो पहले कहा था उस पर वो स्टैंड करते हैं कि हमारे कुछ एमपीएस को कॉल्स गई और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अफराद भी होते हैं ना, किसी इदारे को पूरी तरह से हर्डल नहीं कर रहे होते हैं। हाँ। दूसरी बात जो बदौखेल साहब ने कही कि सैलाब का इनको बड़ा फिक्र था। अगर इनको सैलाब का फिक्र था तो सिंध के वज़रा और जरदारी साहब सिंध के सैलाब सदकान के पैसे जो इमदाद के लेके लाहौर में सर, बस वक्त खत्म हो गया। मैंने एस्टैब्लिशमेंट वाले नुक्ते पे कहा था, मैं माजरत चाहती हूँ, मैंने बात की तो सुने। अनफॉर्चुनेट बात हो गया कि ऐसी इस्तिलाहात जो हैं वो आप लोगों ने आम कर दी। सर, मैं बदौखेल साहब सर आखिर में वो कहते हैं जी कौन पागलपन है, ये तो कौन लड़ता है एस्टैब्लिशमेंट से? तो यू टर्न का बानिए है, तो उनसे अब क्या उम्मीद रख सकते हैं? यही करेंगे। अब ये पंजाब में जो कुछ हुआ तो वो उनको लगा कि अब मामला ठीक है, या सपोर्ट किसी ने इसको किया है, तो मैं समझ रहा हूँ ये सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी इनको बड़ी महंगी पड़ेगी। और दूसरी बात, ये बार बार जरदारी साहब इनकी बात करे, भाई जरदारी साहब के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, आपका चेयरमैन तो सर्टिफाइड करप्ट है, सर्टिफाइड नायल है पाकिस्तान के आईनी अदारे से, तो आप क्या बातें करो? अब किसको करप्शन करो? ये हमारी नाइली है कि अभी तक ये शख्स आज़ाद घूम रहा है, नहीं तो तोशा खाना इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग, ये तो कब के जेल में। और फिर इनके 3 जो मुल्क दुश्मन, जो इसमें शौकत तरीन और मोहसन लगारी और झगड़ा, जिसका ऑडियो टेप आ गई, जिसने पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने की जो प्लान बना है उस पर अमल की, मैं तो कहता हूँ मुल्क दुश्मनी तो सबसे पहले अंदर करो। गद्दारी तो छोटा लफ्ज़ है। मैं जरूर बात करती। लालचंद मली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मुश्ताक मिनहाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। कादिर बंदूखेल साहब सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।